खौफ पैदा हो कि ऐसा करने से डरे लोग। और मैं मानता हूं कानून में बदलाव हो, सख्त कानून हो, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर सरकार चाह ले तो अभी भी हिंदुस्तान में कानून तो इतने हैं जितने दुनिया के किसी मुल्क में है नहीं। ठीक है, उनके इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंटेशन हो और इस सूबे की बच्चियां सुरक्षित रह सके और उनके माता पिता रात को चैन से सो सके, कम से कम इतना तो न्यूनतम जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए। जी जी। और नोएडा बलात्कार कांड में, हत्याकांड के बाद जब पीड़ित और मृतक के पिता समाचार प्रेस पर सामने आकर ये एक्सक्लूसिव बयान दे रहे हैं, तब मायावती जी को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से प्रदेश की सूरत नहीं बदलेगी। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मायावती जी, आप विपक्ष में हैं, सरकार की खामियां गिनाइए, आपका ये संवैधानिक अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सकारात्मकता के साथ होना चाहिए, वो तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, ताकि देश का ये सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मायावती जी के आज के तमाम आरोपों को मृतका के पिता ने समाचार प्रेस पर एक्सक्लूसिव बातचीत करके आईना दिखाया है, और अब आगे सरकार को इस मृतका के पिता को, इसके परिवार को इंसाफ दिलाना होगा। सिर्फ मुआवजे भर से नहीं, मौत का मुआवजा नहीं, मौत के दाम नहीं लगने चाहिए, काम होना चाहिए। गोविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, रविदास जी, आप दोनों बने रहेंगे। अनुप्रिया पटेल साहिबा जुड़ेंगी हमारे साथ, आप अपना दल की विधायिका हैं, आप हमारे साथ जुड़ेंगी, एमएलए हैं अपना दल की, आपसे हम बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए, बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। फिर लुटने लगे मैदान, जुटे बयान बहादुर, छेड़े गंदी तान, जुबानी बलात्कार। और अब बात बेहयाई की करेंगे, उस बयार की करेंगे जिसकी जद में आने वाला हर छोटा बड़ा नेता और समाज का तथाकथित पैरोकार अपनी बयान बहादुरी के जरिए जुबानी बलात्कार करने में जुटा हुआ है। दिल्ली गैंगरेप के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने जो सिलसिला शुरू किया, वो बीजेपी और संघ के नेताओं से होते हुए जेडीयू सुप्रीमो और खुद को बाबा कहलाने वाले आसाराम बापू तक बदस्तूर चला रहा है। बीच में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो विधायक हैं, उन्होंने सांप्रदायिक भावना भड़काई, बयार की दिशा को बदलने की कोशिश जरूर की, लेकिन बयान बहादुर बिना विचलित हुए अपनी बहादुरी दिखाते चले आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ हैं, रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, एक नई मेहमान जुड़ रही हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, आप विधायक हैं, अपना दल पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं,
स्वागत है आपका अनुप्रिया जी, विशेष तौर पर आपका जी। तो आज दो महानुभावों ने अपने हैरान कर देने वाले बयान का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली गैंगरेप की शिकार उस लड़की की आत्मा को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जो अब इस दुनिया में नहीं रही। पहले हैं जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव जी और दूसरे हैं आसाराम बापू। इसे दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि देश तमाम बड़े और गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है, लेकिन सियासी पार्टियां और कथित रूप से समाज के पैरोकार अपनी रोटियां सेकने के लिए रेप और गैंगरेप जैसी वारदातों का इंतजार करने में जुटे हैं। जी हां, हमें इस खबर को बताने में और आपको इस खबर को सुनने में निश्चित तौर पर अटपटा लग रहा होगा, खींच महसूस हो रही होगी, लेकिन हकीकत यही है। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद देश भर में आंदोलनों का जो दौर चला, उसके बाद सियासी बयान बहादुरों ने अकबक बोलने का जो सिलसिला शुरू किया वो बदस्तूर जारी है। इस कड़ी में अगला नाम है जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव का। अपने चुटीले बयानों के लिए मशहूर शरद यादव ने एक ऐसा कंटीला बयान दिया है जिसे झेलना अच्छों के लिए मुश्किल हो जाएगा। जरा सुनिए। दुनिया में कहां बलात्कार होता है? यानी आपने जो स्वाभाविक चीज जैसे पानी पीना है, सांस लेना है, खाना खाना है, उसी तरह सेक्स है 15-20 दिन में नौजवान को चाहिए। अब ये बात सच्ची नहीं मानने को तैयार है देश, पाखंड करता ब्रह्मचारी। अरे झूठी बात बोल रहा कोई, झूठी बात बोलते हैं, दुनिया भर का पाखंड करते हैं। और ये जितने साधु हैं, जितने ये हैं, ये कोई तमाशा है? ये क्या कर रहे हैं? और झूठी बात कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य की झूठी बात कोई दुनिया में हो सकती है? इतना ही नहीं, जब मीडिया ने उनके बयान पर सफाई चाही तो उन्होंने संदर्भों का हवाला देते हुए सफाई से साफ इनकार कर दिया। बयान कई तरह के लोग आ रहे हैं, पूरे देश में बहस चली हुई है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। यदि कोई आदमी इसको इस तरह ले रहा है और कब क्या कहना चाहिए तो मेरा कोई अर्थ नहीं था। उधर खुद यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम बापू भी दिल्ली गैंगरेप मामले में अपनी जुबानी जमा खर्च से बाज नहीं आए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने पीड़ित लड़की के सर पर ही दोष मढ़ दिया। जरा सुनिए बाबा की बदजुबानी। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। इतना ही नहीं, इससे पहले इस रणभूमि में देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सरसंघ चालक मोहन भागवत जैसे रणबांकुरे अपनी बयान बहादुरी दिखा चुके हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी खोखली मानसिकता वाले रहनुमाओं से महिलाओं की दशा और दिशा सुधारने की उम्मीद करें भी तो कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा, आनन फानन में आसाराम बापू ने अपनी सफाई पेश कर दी। मैंने बड़े सद्भाव से बोला, लेकिन जिनको विदेशी पैसे मिलते और चैनल वाले रिक्रूट करके बापूजी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अरे तो कैसा बोला महाराज, जैसा बोला वही ने दिखाया। आप कुछ भी बोलते हो, मीडिया वालों के बाद ऊपर ठिकरा फोड़ देते हो। हर कोई इस देश में बोलेंगे खुद, बाद में कहेंगे मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, ठीक समझा नहीं। अरे आप ठीक समझा नहीं पाए, ये क्यों नहीं कहते कि हम ठीक समझा नहीं पाए? गजब की बात करते हैं भाई।
उधर महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने इन दोनों ही महानुभावों के बयानों की कड़ी निंदा की है। इस तरह की जो भड़काऊ बात उन्होंने की है, मैं समझती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला अगर माफी मांगती, भाई बनाने की कोशिश करती। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि शराब के नशे में होश रहता है कभी? और उनको ये सोचना चाहिए कि एक लड़की और 6 दरिंदे, वो कितनी माफी मांगती और कितना उनसे प्रार्थना करती कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। इस तरह के बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। आज जिस तरह से, जिस परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि भड़काऊ बातें हैं और लड़कों को भड़काने का जो एक ये प्रक्रिया है, इसको खत्म कर देना चाहिए। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं इस मुद्दे पर। हम सबसे पहले चलेंगे अनुप्रिया जी के पास। अनुप्रिया जी, ये वाकई बहुत शर्मनाक है कि आप शराब के नशे की आड़ में जो कुछ भी कीजिए वो कीजिए। तमाशा हो रहा है क्या इस देश में? शराब के नशे में कोई व्यक्ति अपनी बहन को बलात्कार की नीयत से क्यों नहीं पकड़ता? अपनी मां को शराब के नशे में बलात्कार की नीयत से क्यों नहीं पकड़ता? पड़ोस में या कहीं और घर के बाहर के लोगों को ही शराब का नशा क्यों नशे के तौर पे सामने आता है? मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आया। और ये जो बयान इस तरह से दिए जा रहे हैं अनुप्रिया जी, ये वाकई काबिल एतराज है, इनकी निंदा होनी चाहिए। मैंने अभी आसाराम जी का और अन्य लोगों के जो बयान आए हैं वो सुने हैं और मैं बहुत बुरी तरह शॉक्ड हूं और मुझे इस पे कड़ी आपत्ति है, क्योंकि ये वो लोग हैं, संघ प्रमुख जी की बात की जाए या जदयू अध्यक्ष शरद यादव जी की बात की जाए या धर्मगुरु आसाराम बापू जी की बात की जाए, ये लोग सोसाइटी में रोल मॉडल्स की तरह, आइडियल्स की तरह व्यू किए जाते हैं। हाँ, लोग इनसे इनको देखकर, इनको सुनकर, इनके विचारों को जानकर अपने जीवन की दिशा तय करते हैं और कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति तब हो सकती है जब आधी आबादी की उन्नति हो। और इस दौरान जो भी घटनाएं हुई उसमें लगातार यही बात सामने आई कि ये सामाजिक प्रॉब्लम है, समाज की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और इन परिस्थितियों में जिन लोगों को हमारी सोसाइटी रोल मॉडल्स की तरह व्यू करती है, वो आकर सामने अचानक इस तरीके के महिलाओं के प्रति घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक हिंदुस्तान के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और लोगों से, जनता से तो मैं ये अपील करूंगी कि ऐसे लोगों का आप सामाजिक रूप से बहिष्कार करिए, इनको अपने रोल मॉडल्स के रूप में स्वीकार करना बंद कर दीजिए। ये इस लायक नहीं है कि इनको स्वीकार किया जाए जो महिलाओं के प्रति इतनी गंदी मानसिकता रखते हैं। रविदास जी, आप कमेंट करना चाहेंगे इस पर? जी, जो बयान दिए हैं लोगों ने, जो आपने दिखाए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत निंदनीय है। अगर ये समझते हैं कि जो बेटी की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, वो मेरी बेटी है, तो हम समझते हैं ऐसी बात वो नहीं कहते जी। लेकिन जो आज आदर्श हैं वो अगर इस तरह की बात करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझको भी ये उनका बयान देख करके बहुत कष्ट और दुख हुआ है। और मैं उन लोगों से अपील ये है कि ये समझें कि जिस एक बेटी के साथ 6 लोग एक बस में बलात्कार कर रहे हैं, वो बेटी कितना गिड़गिड़ाई होगी, कितना रोई होगी, कितना चीखी होगी। अगर समझते वो ये कि वो मेरी बेटी है, अगर ये सोचे होते तो शायद जो उन्होंने कहा वो नहीं कहते। और इस तरह की बात कहना जो है निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। और वो लोग जो, जैसे आसाराम बापू जी हैं, एक महात्मा हैं और उन्होंने इस तरह की बात करी कि बेटी की गलती है, उसने, बेटी ने कितना गिड़गिड़ाया, 6 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसका पूरा खून से लथपथ, वो अस्पताल में गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद ऐसी बात कहना जो है ये उनके शोभनीय नहीं है। तो मेरा उनसे अपील है, समझें वो कि वो उन्हीं की बेटी थी, उसके बाद बोलें तब सही बोल पाएंगे वो जी। और आसाराम बापू जी के ऊपर तो पहले भी उनके बेटे नारायण साईं के ऊपर दुराचार करने के मामले हैं, उनके खुद के ऊपर यौन उत्पीड़न का जो मुकदमा है वो चल रहा है। ये तमाम बातें इस तरह से उनके आश्रम में कई लोगों की मौतें हुई हैं। हाँ, और साध्वी ने आरोप लगाए, अहमदाबाद स्थित आश्रम में साध्वी ने आरोप लगाए कि साहब आसाराम बापू और नारायण साईं जो है वो काला जादू करते हैं, चुनाचे उस काला जादू के तहत ये यौन उत्पीड़न और तमाम चीजें हो रही हैं। तमाम तरह की बातें कई लोगों ने कहीं, कहने वालों ने। जी जी। इस तरह का जो बयान अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये इसकी तो घोर निंदा होनी चाहिए। आप कह रहे ताली एक हाथ से नहीं बचती, यानी कि क्या जानबूझकर उस लड़की ने बाकी 6 लड़कों को उकसाया? ऐसी गजब बेवकूफी वाली बातें हो रही हैं, शर्मनाक बातें हो रही हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि इस देश को तय करना चाहिए कि आसाराम को केवल आसाराम बोलने का वक्त आ गया या नहीं। बापू उनके नाम के पीछे